गरीब दर्जी की 3 जादुई सोने के बाल वाली बेटी। ये कहानी है गरीब दर्जी उषा और उसकी 3 बेटियों तारा, तानी और चांदनी की, जो अपनी माँ के साथ सज्जनपुर गांव के एक छोटे से भाग में बसी हुई थी। उषा सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी, तभी अपनी बेटियों के बीच हो रही खटपट देख उसके हाथ रुक जाते हैं। तुम तीनों बहनें फिर से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने लगे। माँ देखो ना, चांदनी दीदी मेरे बाल खींच रही हैं, वैसे ही मेरे बाल झड़ रहे हैं। तानी, तू ज्यादा ना अपने बालों पर इतरा मत, हम दोनों बहनों के बाल तुझसे कहीं काले घने और लंबे हैं। तीनों बहनें अपने बालों पर इतरा रही थी। उनकी माँ उषा डबडबाई आंखों से उन्हें देखती हुई कुड़कर कहती है, अरे बस करो तुम तीनों, कहाँ है तुम्हारे सर के ये 4 बाल भी झड़ जाएंगे, गंजी हो जाओगी तुम तीनों। इतना ही नहीं, तुम तीनों के सर पर फिर कभी बाल नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा कहते हुए उषा के लफ्ज वहीं ठहर जाते हैं। तभी तीनों गरीब बहनें अपनी माँ को एक टक ताकते हुए कहती हैं, क्योंकि क्या माँ, आप चुप क्यों हो गई? आज मुझे तुम तीनों को सच बताना ही होगा। मेरी बच्चियों, तुम तीनों अक्सर मुझसे पूछती थी ना कि तुम्हारे सर के बाल क्यों झड़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेन ट्यूमर था और उनका अनुवांशिक लक्षण तुम तीनों बहनों में आया, इसलिए तुम्हारे बाल इस बचपने में तेजी से झड़ रहे हैं। तुम तीनों बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारी इस गरीब दर्जी माँ के पास इतने पैसे नहीं जो तुम तीनों को नई जिंदगी दे सके। अपने बालों के झड़ने के पीछे छिपे कारण से वाकिफ होकर तीनों बहनों के कच्चे कदम लड़खड़ा जाते हैं। बावजूद इसके वह कहती है, आंसू पोंछ लो माँ, कल की चिंता क्यों करना जब कल किसी ने देखा नहीं। हम तीनों बहनों के अंदर जितनी भी बची खुची सांस है, उसे हम अपनी माँ की मदद करेंगे। अपनी बेटियों में बंधे हौसले को देखकर गरीब दर्जी माँ उन्हें सीने से सटा लेती है। समय गुजरता जाता है, पूरा गांव उन बहनों से कटा कटा रहता। तीनों बहन अक्सर लोगों की मदद करती, वहीं उनकी गरीब दर्जी माँ दिन रात अपनी बेबसी पर आंसू बहाती। हे दुर्गा माँ, तू तो जग की जननी है, फिर मुझ दर्जी माँ का दुख क्यों नहीं देख पा रही? तू मेरी बिटिया हर पल मेरे आंचल से दूर होकर मौत के फाटक की ओर बढ़ रही है, मगर ये गरीब माँ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मेरी मदद कर माँ, दिन रात कपड़े सीकर भी दाल रोटी के सिवा कोई दूजा बंदोबस्त नहीं हो पाता। ये दुखियारिन दर्जी तेरे आगे झोली फैलाकर अपनी बेटियों के जीवन की भीख मांग रही है। वह मजबूर दर्जी माँ ऐसा बोल ही रही होती है, तभी एक बूढ़ी अम्मा सर पर शैम्पू की टोकरी रखे वहां आती हैं। शैम्पू ले लो बिटिया, शिकाकाई, रीठा और बहुत से जड़ी बूटी से बना है, सिर्फ 100 रुपए का है। मगर अम्मा, मेरे पास हाल फिलहाल में पैसे नहीं। कोई बात नहीं बिटिया, तुमने जो लाल रंग की चुनरी माँ के लिए सी है वो और अपने आंगन में खिले वो गुड़हल के फूल दे दो, वही इस शैम्पू का वाजिब मोल होगा। उषा बिना देरी किए सिलाई मशीन पर सिली लाल रंग की चुनरी और वह फूल बुढ़िया को देकर शैम्पू ले लेती है। एकाएक बुढ़िया की बातें उसके मन में खटक जाती हैं। उस बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि मैं दर्जी हूँ, और उसने गुड़हल का फूल क्यों मांगा? वो तो माँ दुर्गा के प्रिय हैं। उषा जैसे ही चौखट पर आकर झांकती है, वह दूर दूर तक किसी को नहीं देखती। वह बिना देरी किए अपनी तीनों बेटियों के सर पर वह शैम्पू लगाती है, जिसके साथ तीनों बहनों के सर पर सोने के बालों के गुच्छे उगाते हैं, जिसकी चमक उस गरीब दर्जी माँ के घर को घेर लेती है। ये क्या भला है, हम तीनों बहनों के बाल सोने के हो गए, देखो माँ। लगता है ये सोने के जादुई बाल हैं, चलो इनसे कुछ मांगते हैं। ए हमारे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। तीनों बहनें जैसे ही अपने सोने के बालों पर यह पैगाम साधती हैं, उनके बालों पर एक बड़ा उत्कर्ष उतर आता है, और जहां चांदनी के सुनहरे बालों से सोने के सिक्के खनकते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं, वहीं तानी के बालों से खूब सारे चांदी के सिक्के और तारा के बालों से रुपयों की बारिश बरसने लगती है, जिसे देखकर उनकी गरीब दर्जी माँ दंग रह जाती है। दुर्गा माँ, मैंने तो आपसे सिर्फ अपनी तीनों बेटियों की जिंदगी मांगी थी, मगर आपने मुझ गरीब दर्जी माँ के टूटे फूटे घर पर नजर फेर दी। शुक्रिया माँ। देखो माँ, आपकी तीनों बेटियों के सोने के बालों से सोना और पैसा दोनों बरस रहे हैं।
अब हमारी गरीब माँ को दिन रात आंखें गड़ाकर लोगों के ताने सहकर कपड़े नहीं सीने पड़ेंगे। तीनों बहनों के जादुई सोने के बालों से उनके घर पर छाई घनघोर गरीबी की छटाएं छट जाती हैं, जिसके बाद वह उस फूस की झोपड़ी की जगह एक अनोखे घर की नींव रखकर खुशी से रहने लगती हैं। फिर एक दिन जब वह तीनों बहनें सड़क से गुजर रही थीं, तो लोगों की नजर उनके सोने के बालों पर गड़ी रह जाती है। तभी वह तीनों बहनें देखती हैं कि कुछ गुंडे एक गरीब बूढ़े के पैसे छीन रहे होते हैं। वो देखो चांदनी दीदी, वो छिछोरे उन अंकल के साथ छीन झपट कर रहे हैं। चलो उन्हें बचाते हैं और इन्हें मजा चखाते हैं। अगले ही पल तीनों बहनें उन्हें ललकारती हैं। सीधे मन से उन्हें छोड़ दो। अरे ओ छोकरियो, जान प्यारी नहीं क्या जो गर्दन कटवाने चली आई तीनों तितलियां। अरे रामपम, तनिक देख तो, इन तीनों ससुरी के सिर तो सोने के बालों से लदे हैं। चल, ये बाल हमारे हो गए तो हम लाखों करोड़ों में खेलेंगे। छोड़ दे इस बूढ़े को। तभी गुंडे ललचाई नजरों से उन बहनों के बाल काटने की ओर बढ़ जाते हैं। दीदी, ये गुंडे तो हमारी ओर बढ़ रहे हैं। डर मत छोटी, अब हमारे सुनहरे बाल ही हमारी ढाल बनेंगे। इसके बाद तीनों बहनें कसकर एक दूजे का हाथ पकड़कर कहती हैं, ए हमारे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। तीनों के सोने के बाल तेजी से उन गुंडों के गर्दन को गोफन के फंदे जैसे बांधकर दूर फेंकते हैं। क्यों गुंडा भाई, लोगों कैसा लगा हम बहनों के सोने के बालों का धमाल? अरे इस सोने के बाल तो बवाल हैं। बालों में बांधकर धोबी पछाड़ मारा है। चोरों की टोली वहां से 9-2-11 हो जाती है और बूढ़ा सीताराम हाथ जोड़कर कहता है, शुक्रिया बेटिया, बड़ी मशक्कत के बाद सूदखोरों से ये पैसे मिले हैं। अगर ये छिन जाते तो मुझ गरीब की बेटी की डोली नहीं उठ पाती और इन पैसों की भरपाई में घर भी छिन जाता। इस गरीब बाप की बातें सुनकर तीनों बहनें अपने जादुई सोने के बालों से उसकी मदद करती हैं। ए हमारे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। तीनों बहनों के ऐसा बोलते ही उनके जादुई सोने के बालों के चारों ओर एक बड़ी रोशनी प्रकाशमान हो उठती है, जिसके भीतर से सोने, चांदी और पैसे बरस पड़ते हैं। ये सब आप रख लीजिए काका, इसे बेचकर धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह करना। अब आपका घर आपसे कोई नहीं छीनेगा और आपको अपनी बेटी की डोली विदा करने के लिए कर्जदारों के बोझ तले नहीं दबना पड़ेगा। इसके बाद वह बूढ़ा शख्स सोना, चांदी और रुपए लेकर घर चला जाता है। वह तीनों बहनें आगे भी अपने सुनहरे बालों का सदुपयोग करती हुई गरीब लाचार लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया करती थीं। गरीब के घर अमीर बारात। ये कहानी है धर्मा के घर की, जिसमें कुल 4 जन रहते थे। पत्नी सीता, बेटा राजू और जवान बेटी गौरी। अब जहाँ गरीब के लिए आमदनी ही अठन्नी हो, तो एक गरीब कैसे अपनी बेटी की बारात का समर्थ बटोर पाएगा। रोज की तरह धर्मा जब घर लौट कर आता है, उसके हाथ पांव खेत की कीचड़ मिट्टी में सने होते हैं। वह आंगन में गड़े हैंड पंप से हाथ पांव धोने लगता है। गौरी बेटी, जल्दी से बाबूजी के लिए खाने की थाली लगा दे। बस लाई माँ। ऐसा कहते हुए गौरी खाने की थाली लेकर रसोई से बाहर आकर अपने पिता को खाना परोसती है। ये लीजिए बाबूजी, खाना खाइए। अरे नहीं बिटिया, आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर धर्मा मैली चादर ओढ़कर सोने का ढोंग करता है, जिसके पीछे बेटी की शादी की बड़ी विडंबना छुपी थी। उस रात सभी को नींद में ऊँघता देखकर धर्मा चौखट पर बैठकर आंसू बहा रहा होता है। तभी सीता जाग कर उसके पास आती है। अरे गौरी के बापू, तुम इतनी देर रात चौखट पर क्यों बैठे हो? नींद नहीं आ रही क्या? अरे गौरी की अम्मा, जिस गरीब बाप के सीने पर जवान बेटी के ब्याह का बोझ हो, उसे कहाँ नींद आती है, तब कि उसकी डोली न उठ जाए। जुग जमाना जिस तेजी से बदलाव की डगर पर बैठा है, उसमें अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब पहले से भी ज्यादा गरीबी के गहरे दलदल में धंसते जा रहे हैं। ऐसे में एक गरीब के घर से आई बारात भी लौट जाती है। कभी कभी तो सोचकर ही मेरे कलेजे में फांस चुभ जाती है कि कहीं हमारी गौरी को इस बुरे वक्त का सामना न करना पड़ जाए। सारी गलती मेरी है। हाजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान ने ही हमारे गरीब परिवार की किस्मत कुश की कलम से लिखी है, इसलिए तो हमें गरीब बनाया। ऊपर से एक औलाद भी दिया है, वो भी विकलांग। हम उस पर भी आस नहीं लगा सकते। दोनों दंपत्ति देर रात अपनी गरीबी पर बात कर रहे होते हैं, मगर उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी सारी बातें गौरी सुन चुकी है। अगली सुबह,
अरे गौरी बिटिया, तू कहीं जा रही है क्या? इतने भोर सवेर तैयार हो गई? हाँ माँ, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। कल रात मैंने आपकी और पिताजी की सारी बातें सुन ली थी। माँ, हम गरीबों को अपनी सोच को उभारना होगा। पिताजी एक अरसे से अपनी हड्डियां गलाकर हमारा पेट भर रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को 12वीं तक पढ़ाया। आज उस पढ़ाई का सही इस्तेमाल करने का समय हो चला है। मैं चलती हूँ माँ, शाम तक लौटूंगी। ये कहकर गौरी अपने घर की गरीबी को मिटाने के लिए नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसके कदम एक मंदिर के आगे रुक जाते हैं, जहाँ एक औरत को बड़ी भीड़ घेरे खड़ी थी। गौरी भीड़ को चीरती हुई भीतर घुस गई। उसने फौरन अपने कंधे पर टंगे झोले से पानी की बोतल बाहर निकालकर उसे छींटे देते हुए वो जगाती है। आंटी जी, आप ठीक तो हो? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को। आपके अंदर की इंसानियत मर गई है क्या? यहाँ एक औरत बेहोश पड़ी थी और आप लोग अतरंगी हरकत कर रहे। कोई वीडियो बना रहा है और कोई फुसफुसा रहा है, मगर किसी ने इन्हें उठाया नहीं। आप लोगों का ज़मीर आपको कोसता नहीं है क्या? गौरी की फटकार सुनकर भीड़ अपने अपने रास्ते पर चल पड़ती है। तभी एक लंबी चौड़ी चमचमाती कार मंदिर की सीढ़ी के पास आ रुकती है, जिसके भीतर से अथर्व नाम का एक सूट बूट में शख्स बाहर आता है। उसके चेहरे पर लगा चश्मा चीख चीख कर उसकी अमीर होने की बात बयान कर रहा था। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे घर में 1 दर्जन नौकर की फौज देखने के लिए है क्या, जो आप नंगे पांव के लिए मंदिर चली जाती हैं? माफ कीजिएगा, मगर जो भगवान पर आस रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। आपकी तारीफ? बेटा, ये गौरी है, इसी ने मेरी जान बचाई है। गौरी की सादगी और उसके शब्दों की सुंदरता अथर्व के मन में घर कर जाती है। वह बस किसी भी तरह से गौरी को वहां से जाने से रोकना चाहता था। जरा ठहरिए, मेरी माँ की जान बचाकर आपने मुझे अपना कर्जदार बना दिया है। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? गौरी अपने घर की गरीबी से लेकर नौकरी की बात बताती है, जिसके बाद अथर्व कहता है, समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की। मुझे अपनी माँ के लिए एक केयर टेकर की जरूरत है। देखिए ना, कुछ ही पलों में माँ आपके साथ कितना घुल मिल गई हैं। आपको इस काम में कोई आपत्ति तो नहीं? गौरी के दिलो दिमाग में बस अपने घर की गरीबी को मिटाने का ख्याल दौड़ रहा था। उसने फौरन काम के लिए हामी भर दी और कार में बैठकर चल पड़ी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर रुकी, जिसके बोर्ड पर बड़े अक्षरों में ओबरॉय मेंशन लिखा था। तभी भावना की भाभी बोल पड़ी, अरे देवर जी, ये मेरी देवरानी है क्या? ओहो भाभी, आप भी ना। गौरी, ये मेरी भाभी है। ये मेरे पिता पारितोष ओबेरॉय और भाई ऑफिस में है। जी नमस्ते। जीती रहो बेटी। और ये माँ की केयर टेकर है। काम के पहले दिन अथर्व उसे महीने भर की पगार दे देता है, जिससे गौरी के घर की बहुत सी जरूरत सध जाती है। इधर अथर्व का पूरा परिवार गौरी से घुल मिल जाता है। सभी अपनी आंखों में गौरी को बहू बनाने का ख्वाब संजो बैठते हैं और फिर एक सुबह वह सह परिवार शगुन के साथ उसके घर आते हैं। जी नमस्ते, किससे मिलना है? जी, क्या हुआ साहब, मेरी बिटिया ने कुछ किया है क्या? हाँ अंकल जी, आपकी बेटी ने मेरे देवर जी का दिल चुरा लिया है। भाई साहब, बहन जी, ईश्वर की दया से हमारे पास दौलत शोहरत की कोई घटी नहीं। बस हमारी झोली में अपनी गौरी डाल दीजिए। रसोई से सटकर खड़ी गौरी ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अरे भाई साहब, अब जो कि हम रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, इसलिए अब आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। ये पैसे स्वीकार कीजिए। हम चाहते हैं कि एक गरीब के घर भी गाजे बाजे से बारात आए। अच्छा, इजाजत दीजिए। अगले ही दिन से गौरी की शादी की बधाइयां बजने लगती हैं। पूरा घर फूलों और लड़ियों से रोशन हो उठा था। सभी औरतें बारी बारी से गौरी को हल्दी लगा रही थी। भगवान तेरे चेहरे की रंगत इस शगुन की हल्दी से बढ़कर बनाए रखे मेरी बच्ची। इस तरह हल्दी की रस्म बीतने के अगले दिन मेहंदी की रस्म का आयोजन होता है और दूल्हे की भाभी मेहंदी लेकर गौरी के घर आती है। अरे भावना जी, आइए, मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है। आंटी जी, दुल्हन की मेहंदी और शादी का जोड़ा लाई हूँ। कल शाम को मेकअप वाली भी आ जाएगी। बड़ी भाग्यवान है जी हमारी गौरी, जो उसे इतना मान दान देने वाला ससुराल मिल रहा है, वरना हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी की डोली उठेगी। देखते ही देखते रात ढल जाती है और शादी का दिन दस्तक देता है। लड़के वालों की ओर से भेजी गाड़ी उनके गरीब घर के आगे रुक जाती है। धर्मा अपने परिवार के साथ बैंक्वेट हॉल पहुंचता है, जहां कई सारी मेकअप आर्टिस्ट मिलकर गौरी का दुल्हन का मेकअप करती हैं।
कहीं हलवाइयों के कढ़ाई से उठ रही मिठाई की महक माहौल में घुल रही थी तो कहीं बैंक्वेट की सजावट हो रही थी और शाम ढलने के साथ आतिशबाजियों से पूरा आसमान गूंज उठा, जिसके साथ बड़े गाजे बाजे के साथ बारात बैंक्वेट में आती है। जहां गौरी की सास और भाभी ने सोने के भारी गहनों से वो लदी हुई थी, वहीं ससुर जेठ महंगी शेरवानी में जच रहे थे। वहीं धर्मा और सीता हाथ जोड़कर बारात की खातिर भाव करते हैं। आइए आइए पधारिए साहब। ये क्या समधी जी, आप हमारे सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के ससुराल वालों को शर्मिंदा कर रहे हैं? मगर समधी जी, यही तो जात बिरादरी और जग की रीति है। बेटी के बाप को हर सूरत में झुकना ही पड़ता है। अरे समधी जी, ये दुनिया ऐसी कई अजीबो गरीब रीति रिवायत से भरी है जिसमें अमीर गरीब का फर्क फासला है। मगर आज दुनिया भी देखेगी एक विवाह ऐसा भी जिसमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, बल्कि हम ही बाराती और हम ही परिवार हैं। काश समधी जी, हर जन की सोच आप जैसी होती तो दान दहेज के अभाव से किसी गरीब की बेटी की बारात न लौटती। अगले ही पल वरमाला की रस्म शुरू होती है, जिसके बाद गौरी और अथर्व 7 फेरों के बंधन में बंध जाते हैं और बैसाखी पर खड़ा भाई अपनी बहन को विदाई देता है। जीजा जी, मेरी दीदी को खुश रखना। माँ बाबूजी, अपना ख्याल रखना। जा बेटी, भगवान तुझे हर खुशी दे, तेरे ससुराल में कभी कोई घटी ना होने पाए। और आखिर में एक गरीब की बेटी की बारात शहनाई की गूंज के साथ ससुराल के लिए रवाना होती है।